क्लास 8 लेसन नंबर 11 1870 से 1947 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन। आज हम इस कड़ी में 1922 से 1929 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी हमेशा से ही हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। वे चाहते थे हमें अपने अधिकार अहिंसात्मक तरीकों से प्राप्त करने चाहिए। हिंसा के माध्यम से हमें अपने अधिकार प्राप्त नहीं करने चाहिए। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये चौरी चौरा नामक जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी और इसलिए इन्होंने पुलिस थाने पर हमला किया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं के ये विचार थे कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी जो नीतियां थी, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे कि हमें अब अर्थात कांग्रेस को अब नगर परिषदों के माध्यम से नगर परिषदों में चुनाव लेना हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों में जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे उससे सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो ये चित्तरंजन दास जी की फोटो है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे असहयोग आंदोलन में और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सोचते थे कि परिषदों में अब हमें परिषदों का भाग लेना चाहिए, परिषदों के चुनाव में और सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 1920 के दशक में 1920 के दशक के मध्य से गांव में किए गए काफ़ी बड़े स्तर पर सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और उसके लिए ये जो प्रचार प्रसार है महात्मा गांधीवादियों को इसमें बहुत फ़ायदा मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि आरएसएस, ये देखो भी, आरएसएस की जो स्थापना थी वो 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। 17 लोगों की सहायता से आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, 17 लोगों की सहायता से। डॉक्टर हेडगेवार, विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी
उद्दार नाथुराव और 17 नवंबर 1926 को सर संघ संचालक का पद का निर्माण हुआ। तो ये हिंदुओं की संस्था थी, हिंदुओं के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी। और इसी तरह सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी और सीपीआई-एम की स्थापना 1964 में हुई थी। तो यहाँ पर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी प्रमुख सक्रिय थे, यहाँ पर एक्टिव थे। ये भी अपने विरोधी जो क्रियाएं थी इनकी सरकार के विरुद्ध, उसमें ये एक्टिव थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी हैं। चित्र नंबर 10 में हम देख सकते हैं साइमन कमीशन इंडिया आए थे और उनकी पूरी जनता ने विरोध किया था। गो बैक के उनको बैनर दिखाए थे। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष फैल गया। सभी राजनीतिक दलों ने यह आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों में उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, अर्थात नेगेटिव रूप में उसका स्वागत किया गया और उनका नारा क्या था? साइमन वापस जाओ। अब हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। भगत सिंह के ये विचार हैं, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरी जो सरकार हो चुकी है उनको सुनाना है। विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए गए भयानक शोषण से आज़ाद कराना है। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चला और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं। कर्नाटक की अम्माबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बहुत सी महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी सभी तरह के माहौल में रहने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई थी। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को नई ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने जाने लगी थी। इससे उन्हें अपने विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह उनको मिल पाई और पुरुषों के साथ समानता का भी मार्ग उनका प्रशस्त हुआ। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? उनकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती थी। कर्नाटक की अम्माबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में जब वह विधवा हो गई तो उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों
की घेराबंदी की गई थी। इसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सजा दी गई। उन्हें आज़ाद करने पर दोबारा फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सीखती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्माबाई ने अपने जीवन के सबसे सुखद अम्माबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, परंतु आखिर में जब सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होना चाहिए, तो वे इस बात पर तैयार हो गए और महिलाएं भी इनके आंदोलन में शामिल हुई। तो आज के लिए इतना ही भी। कल हम पढ़ेंगे दांडी मार्च, दांडी यात्रा। थैंक्स।